हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा बिजनेस स्टडीज का। हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ था, जो है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। उसमें हमने मैनेजमेंट का मीनिंग सीख लिया, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी क्या होती है और फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको दोनों मतलब एक ही होता है, उस मैनेजमेंट के हम वो सीख चुके थे। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक तो करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है, साथ ही में ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट को क्यों करता है एक ऑर्गेनाइजेशन, क्यों मैनेजमेंट इतना ज़्यादा जरूरी है और क्यों करता है। अब देखो, बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि जब आप ये हेडिंग्स चेक करोगे ना, तो आपको काफ़ी हद तक सिमिलर लगेगी फीचर्स, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव की। ऐसे ही आपको जो अंदर भी डिटेल लिखी हुई है, वो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो फीचर्स में भी सेम पड़ा है और इंपॉर्टेंस में भी। तो आपको हेडिंग को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हेडिंग्स में थोड़े थोड़ा वर्ड्स का डिफरेंट है। वहां पे भी आया था ग्रुप कोच, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, अब यहाँ पे भी आ रहा है ग्रुप गोल करके। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको हेडिंग को एक प्रॉपर तरीके से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में हेडिंग लिखते ही आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने अंदर का भी सही थोड़ा सा कंटेंट लिखा है। मतलब हेडिंग को मेन मार्क्स होंगे आपके। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का। तो पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। क्या लिखा हुआ है इसमें, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ गोल्स। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक सेट ऑफ गोल होता है। टू अचीव मैनेजमेंट एम्स टू अचीविंग दिस गोल्स बाय गिविंग अ कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट। हमने ये पहले भी पढ़ा था कि एक मैनेजमेंट में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, सब अपना अपना एफर्ट लगा रहे होते हैं। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है कि एक कॉमन डायरेक्शन मिल पाए। मतलब जो एफर्ट मैं लगा रहा हूँ, मेरा दूसरा टीम का मेंबर लगा रहा है, तीसरा टीम का मेंबर लगा रहा है, वो सब अपना एफर्ट लगा रहे हैं। उनका जो डायरेक्शन है वो इस तरह का हो कि जो अपना क्या कहते हैं गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, किसका गोल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो रहा, इंडिविजुअल गोल वो हो रहा है, पूरा हो पा रहा है, तो उससे कंपनी को कोई फायदा नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन को कोई फायदा नहीं होगा। अगर एक भी पर्सन का गोल अचीव नहीं हो पाया, मान लो 4 पर्सन है, ABCD, ठीक है, ये चारों सेल्समैन है और इसको बोला गया 50,000 के, मतलब 50,000 की आपने सेल्स करनी है चारों को, ईच 50,000 चारों को करनी है, ठीक है, 1 मंथ के अंदर, ये 1 महीने का टारगेट है। अब जो डी था वो 10 दिन बाद बीमार पड़ गया, आफ्टर 10 डेज उसकी भी कुछ कोई भी प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से वो अपने सेल्स के लिए नहीं जा पाया। और ये सिर्फ अभी तक 20,000 की ही सेल्स कर पाया था, 20K की, 30,000 अभी भी बची थी। तो कंपनी, एक मैनेजर की ड्यूटी है कि इन लोगों को इस तरह से समझाना, मोटिवेट करना, भी आगे भी पढ़ेंगे, कि इसका जो रिमेनिंग 30,000 है ये इक्वली पूरा करें। क्योंकि अगर इसका पूरा नहीं हुआ, मान लो ये तीनों मना कर देते हैं कि हम नहीं कर रहे, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो पूरा हुआ नहीं ना। जब ऑर्गेनाइजेशन ही गोल पूरा नहीं करेगी, ऑर्गेनाइजेशन ही ग्रोथ नहीं करेगी, तो इन तीनों की ग्रोथ भी कम होने के चांस है। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन ही सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो ये तीनों जो भी कहाँ करेंगे। तो एक मैनेजमेंट हेल्प करता ताकि अचीविंग ग्रुप गोल भी अचीव हो और ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो। सेकेंड है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक मैनेजर का एम होता है कि वो कॉस्ट को रिड्यूस करे, और कॉस्ट कैसे रिड्यूस होगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है, कॉस्ट भी रिड्यूस हो, तो बेटर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी अभी फंक्शन आएंगे आपके, अलग अलग चैप्टर्स हैं, जैसे पहला है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, फिर आपका स्टाफिंग है। तो इनके थ्रू एक मैनेजर ट्राई करता है कि कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ताकि वो प्लान बहुत अच्छे से बनाए। ऑर्गेनाइजिंग मतलब अपने काम को डिवाइड कर देना, बांट देना, वो बहुत अच्छे से करे। स्टाफिंग मतलब ऐसे लोगों को कंपनी में रखे जो परफेक्ट है, स्पेशलिस्ट है काम करने में, जिनके अंदर मोटिवेशन है कि हमें काम करना है। और आगे डायरेक्टिंग भी आएगा, कंट्रोलिंग भी आएगा। डायरेक्टिंग में मोस्टली मोटिवेशन आता है, लीडरशिप आता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे ताकि वो अच्छा काम करे और रिड्यूस करे कॉस्ट को, एफिशिएंटली काम हो। तो मैनेजमेंट इस चीज़ में भी आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था, चेंजेबल। हमने देखा था कि एक बिजनेस का एक एनवायरनमेंट होता है जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। अब जो नए लोग होते हैं, मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, सॉरी, वो इस चेंज को रेसिस्ट करते हैं, वो ना चाहते नहीं है कि चेंज हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर होना। आप भी सोचो, अगर आपकी टाइमिंग ट्यूशन की 5 बजे होती है शाम को, किसी दिन टीचर कह देता है 4 बजे हो, तो आपको गुस्सा सा, मतलब इरिटेट से हो रहा था कि यार हमें तो सोना है, स्कूल से हमारी नींद नहीं पूरी हुई। तो ऐसे ही अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज किया जाता है, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस की जाती है, तो मोस्टली इंडिविजुअल उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं कि मत करो। तो यही इसमें लिखा हुआ है, इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन रेसिस्ट चेंज। वो चेंज इजीली करते नहीं है,
तो मैनेजमेंट हेल्प करता है लोगों को कि उस चेंज को अडॉप्ट करें। वो समझाता है कि आपके लिए ये बेनिफिशियल है, जो भी हम चेंज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अच्छे से अचीव होगा और आपकी भी उसमें ग्रोथ होगी। सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज। और साथ में अगर डायनेमिकली आप चेंज नहीं करोगे तो आपके कॉम्पिटिशन आपसे आगे निकल जाएगा। बट अगर आप चेंजेबल हो, एज पर एनवायरनमेंट आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, तो आप भी एक कॉम्पिटिटिव के साथ ही रहोगे, उनसे आगे ही निकल जाओगे। तो वो था हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब हमने देखा था कि अभी ऑब्जेक्टिव्स में और देखेंगे कि किसी भी कंपनी में 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, एक वहाँ जो पर्सन काम कर रहा है उस हर पर्सन का एक पर्सनल गोल होगा। कोई चाहता होगा कि मेरी सैलरी बहुत अच्छी लेवल की हो, कोई चाहता होगा कि मेरी बहुत अच्छी पोस्ट हो, मेरे को आज से 10 साल बाद कहाँ किस लेवल पे जाना है। तो मैनेजमेंट ही हेल्प करता है हर इंडिविजुअल के गोल को समझने में। मैनेजर की ड्यूटी होती है, क्योंकि मैनेजमेंट तो सारा मैनेजर ही करेंगे आपके, उसको समझ के उनको भी पूरा करने में। देखो क्या है, मैनेजर मोटिवेट्स एंड लीड्स। ये मोटिवेट ही आपका डायरेक्टिंग में आएगा, मोटिवेशन, और लीड्स आएगा लीडरशिप में। हिज टीम इन सच अ मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर्स आर एबल टू अचीव देयर पर्सनल गोल, ताकि वो अपने पर्सनल गोल भी अचीव कर सके वाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो सके और इंडिविजुअल भी। अब इसी केस में एक और हम केस लेते हैं। मान लो कोई ए है, मिस्टर ए है, उसको बोला गया था 1 लाख यूनिट्स बेचनी है, उसने 20 दिन में यूनिट्स बेच दी। 1 लाख यूनिट्स बेचनी है, वो सेल्स का काम करता था, 20 दिन में बेच दी। अब वो कह रहा है मैं तो छुट्टी पे जा रहा हूँ 10 दिन की, ठीक है, मेरा काम तो पूरा हो चुका है। तो एक मैनेजर उसको समझाएगा कि इस अपने 10 दिन को वेस्ट मत करो, इस 10 दिन में से 5 दिन आप और सेल करने की ट्राई करो। इससे क्या होगा, आपकी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब कि आपने पूरे साल में क्या काम किया, महीने में क्या काम किया है, जब उसे कंपनी मेजर करती है तो उसको बोलते हैं, तो वो बढ़ेगा, जिससे आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, आपका प्रमोशन ज़्यादा होगा। तो एक मैनेजर की ड्यूटी होती है उसे ये इस तरह से मोटिवेट करना, लीड करना, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाना। लास्ट है बच्चों सबसे इजी, मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी के लिए भी सोचना पड़ता है। पहले ये सोशल ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं होता था, लोग इतना पढ़े लिखे नहीं थे, तो कंपनियां बहुत इग्नोर करती थी उस चीज़ को। अभी ऑब्जेक्टिव में आएगा ये भी, लेकिन आजकल सोसाइटी को भी देखना पड़ता है। सोशल में क्या क्या आएगा, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, पोल्यूशन का ध्यान रखना, ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, भेदभाव नहीं करना। तो ऐसी चीज़ों का भी ध्यान करना पड़ता है, मैनेजमेंट सबको मिलकर करना पड़ता है साथ में। तो ये थे बच्चों आपके 5 इंपॉर्टेंट्स आपकी बुक में। अब करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल, इसको इकोनॉमिक भी बोलते हैं। सेकंड है सोशल, और थर्ड है पर्सनल, और पर्सनल को इंडिविजुअल भी बोलते हैं। तो पहले ऑर्गेनाइजेशनल ही पढ़ेंगे, और ये आपकी क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में भी सेम टॉपिक था। कितने तरह के ऑब्जेक्टिव आते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की भी 3 पार्ट है, मतलब A, B और C। किसी भी बिजनेस को मैनेजमेंट अपने लिए करना क्यों जरूरी है, ये वो 3 पार्ट हैं। पहला है सर्वाइवर। अगर आप अच्छे से मैनेजमेंट ही नहीं करोगे तो आप कंपटीशन में, एनवायरनमेंट में, मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। सर्वाइव का मतलब यहाँ पे ये है कि आप मिनिमम इतनी कॉस्ट तो कवर करोगे जितना आपका डेली का खर्चा होता है। अभी प्रॉफिट नहीं कमा रहे, अगर आप ये मारकर 10 रुपये का बनाते हो तो एटलीस्ट मार्केट में अभी 10 रुपये का तो बेचो ना। कि अगर आपको अपनी जेब से ही पैसा लगाना पड़ रहा है, लोन लेना पड़ रहा है, फिर तो आप लॉस पे चले जाओगे और आपकी कंपनी डूब जाएगी। तो इतना तो सर्वाइव आपको करना पड़ेगा, ताकि आप इतना रिवेन्यू मतलब कमा लो कि आप अपनी कॉस्ट को कवर कर लो। एक बार आप अपनी कॉस्ट कवर करने लग जाओगे, मार्केट की आपको नॉलेज मिल जाएगी, उसके बाद आप प्रॉफिट कमाना सीखते हो। ऐसा नहीं होता कि आज ही आपने बिजनेस खोला और आज ही आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट कमाना क्यों जरूरी है मैनेजमेंट को, मतलब एक कंपनी को मैनेजमेंट की हेल्प से एक तो कॉस्ट कवर तो करनी है, साथ में रिस्क भी कम करने हैं। क्लास 11th में आपने बहुत सारे टाइप के रिस्क पढ़े थे, नेचुरल रिस्क, ह्यूमन रिस्क, ऐसे प्योर रिस्क। अगर कल को कोरोना, जैसे भी कोरोना आया था, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए और आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, आप अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दे पाओगे, आपका रेवेन्यू तो जीरो हो गया। आपका बिजनेस अगर ऐसा टाइप का है कि कोरोना में नहीं चल रहा, चलेगा ही नहीं, मतलब बंद हो जाएगा वो, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे उस टाइम में, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी कैसे दोगे, जो आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी उसको मैनेजमेंट कैसे करोगे, रेंट कैसे दोगे। तो प्रॉफिट एक तरह का हमारा रिजर्व कंपनी इसलिए बनाती है, कल को कुछ भी अनसर्टिनिटी हो गई तो प्रॉफिट से ही उसे पूरा किया जाएगा। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड है ग्रोथ। अब आप प्रॉफिट तो कमा रहे हो, बट मान लो आपकी कंपनी पहले भी प्रॉफिट में
10,000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही थी, अभी इस साल भी 10,000 करोड़ का कमा रही है, कंसिस्टेंटली 10,000 करोड़ ही है। लेकिन आपके कॉम्पिटिटर ग्रो कर रहे हैं, उनका पहले 10,000 से 12 हुआ, 14,000 हुआ, और जो आपके वहाँ इंप्लॉइज है वो भी तो चाहेंगे ना उनकी सैलरी बढ़े। तो ग्रोथ करना भी बहुत जरूरी है एक कंपनी के लिए, और वो मैनेजमेंट के थ्रू ही की जा सकती है। अब ग्रोथ कैसे पता चलेगा कि एक बिजनेस ग्रोथ कर रहा है? एमसीक्यू बन जाएगा बच्चों यहाँ से आपका। अगर उसकी सेल्स इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब वो ग्रोथ कर रहे हैं। उनके नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन बढ़ रहे हैं, पहले वो एक ही प्रोडक्ट बेचते थे, दूसरा प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया तो भी उनकी ग्रोथ मानी जाएगी। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं, पहले 10 एम्प्लॉइज काम कर रहे थे 15, अब एम्प्लॉइज तभी बढ़ेंगे ना जब उनका काम बढ़ रहा होगा। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उन्होंने बिजनेस में और कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दी, मतलब एक और ब्रांच खोल ली कोई है। तो ये चारों पॉइंट हैं जिसको हम ग्रोथ कंसीडर करते हैं, और ये एमसीक्यू यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है। सोशल वाला मैंने भी आपको बताया, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी आपने गलत काम नहीं करना है, पोल्यूशन नहीं करना, एनवायरनमेंट फ्री मेथड्स को यूज़ करना है, तो वो इसमें आता है। बेसिक एम्यूनिटीज़ मतलब स्कूल खुलवाना, हॉस्पिटल खुलवाना, या कुछ ऐसी चीज़ें करना जो लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ये खुलवाती है फ्री में, मतलब यहाँ पे या तो बहुत फीस कम होगी या फिर फ्री में भी आपका कुछ ना कुछ इलाज हो रहा होगा, या स्कूल में बच्चों को पढ़ाई करवाई जा रही होगी। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, ऐसा नहीं होना चाहिए जिस एरिया में आप काम करने गए हो, जहाँ अपनी फैक्ट्री लगाई है, वहाँ के लोगों को काम ही नहीं दे रहे। जहाँ पे भी आप जाओ, किसी कंट्री में भी जाता है, अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंट्री में भी जाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वहाँ के लोगों को काम दे। अगर वो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही तो कोई फायदा नहीं है। ऐसा ही केस अभी टेस्ला का यही हुआ था, जब टेस्ला इंडिया में आ रही थी 35 लाख रुपीज़ की उसकी एक कार थी, तो उन्होंने क्या किया, एलोन मस्क ने, उन्होंने अपनी फैक्ट्री डिसाइड करी कि हम चाइना में लगाएंगे और चाइना से बना के फिर इंडिया में इंपोर्ट करेंगे। इंडिया में वो अपनी गाड़ी लॉन्च कर रहे थे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया, मतलब मना नहीं किया, क्या किया, बोला कि 35 लाख की अगर आप अपनी गाड़ी भेजोगे तो हम इस पर 100% टैक्स लगाएंगे। 35 लाख की ऑलरेडी उसकी कॉस्ट होगी, प्लस 100% टैक्स, मतलब वो 70 लाख रुपए की गाड़ी होगी 35 और 35 मिला के। तो जब एलोन मस्क ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा फैक्ट्री लगा रहे हो यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पे होगा, हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा, हमसे तो आप प्रॉफिट कमा के जाओगे। अगर आप हमारे देश में फैक्ट्री लगाते हो, यहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो इसी वजह से एक कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, तो मैनेजमेंट उसको हेल्प करता है। लास्ट है पर्सनल या फिर इंडिविजुअल। तो फाइनेंशियल नीड, मतलब 3 नीड होती है जो किसी भी इंसान को, किसी भी एम्प्लॉय की पर्सनल मानी जाती है, फाइनेंशियल, सोशल और हायर लेवल नीड। प्लस फाइनेंशियल मतलब जो उसको सैलरी मिल रही है वो कम से कम इतनी ही तो हो ना कि वो सर्वाइव कर सके, जो उसकी क्वालिफिकेशन है, जितना उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी होनी चाहिए। सोशल क्या है, अब मान लो आपको एक जॉब तो मिल गई, सैलरी अच्छी मिल गई, लेकिन आपको बोला जाता है कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, सीधा आओ ऑफिस में बैठो, किसी के साथ अपना लंच नहीं करना, कोई ब्रेक नहीं, काम करो और घर जाओ। तो ऐसी जगह पे आप कभी काम नहीं करोगे। इसलिए जब बच्चों को बचपन में धमकी दी जाती थी, डराया जाता था कि तेरे को बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे, तो वो ये इसी वजह से डरता था कि मेरे वहाँ दोस्त नहीं होंगे, फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे मेरे को। तो अगर कहीं पे आपको सोशल नीड नहीं मिल रही तो उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ कभी खुश नहीं होंगे और वो ढंग से काम नहीं करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी। तो सोशल नीड भी पूरी होनी चाहिए। इसलिए आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों में मैचेस खिलाए जाते हैं, टूर्नामेंट किए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें की जाती है। लास्ट है हायर लेवल नीड। अब आपको ग्रोथ भी, मतलब सैलरी भी अच्छी मिल रही है, आपको सोशल भी सबसे बात करने दी जाती है, लेकिन हायर लेवल मतलब आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, आप कुछ नया नहीं सीख रहे, आपको कंपनी कोई ट्रेनिंग नहीं देती, डेवलपमेंट नहीं देती, या आपने बोला मेरे को एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, कंपनी एजुकेशन के लिए अपने एम्प्लॉइज़ को लोन देती है, बट आपकी कंपनी नहीं दे रही, तो वहाँ पर भी आप थोड़े से डीमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि आपको जितनी नॉलेज थी आप उस कंपनी में कुछ नया सीख ही नहीं रहे। आपकी, अगर आप कुछ नया सीखोगे नहीं तो आपकी सैलरी भी ग्रो नहीं होगी फ्यूचर में जाके। तो ये नीड भी पूरी करनी पड़ती है मैनेजमेंट को। तो ये थे बच्चों हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट क्लास में हमारा होना है, एक तो करेंगे नेचर, कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि कितने लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, ये 2 टॉपिक करेंगे। फिर लास्ट बचेगा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन छोटा टॉपिक है, इतना बड़ा भी नहीं है, मतलब उसी के साथ कोऑर्डिनेशन वाली वीडियो में हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, नॉर्मल एमसीक्यू भी और केस बेस्ड एमसीक्यू भी आपके पेपर में कैसे आने वाले हैं। तो मिलते हैं बच्चों, थैंक यू एवरीवन। वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब